बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 माह में 9 मई के मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस यही आफरीदी का ये एक तारीखी फैसला था जिसके अब नताइज बरामद होना शुरू हो गए हैं और सरगोदा से मतलब फैसलाबाद से भी वो नंबर ले गए। सरगोदा से पहला फैसला आया है जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अरकान असम्बली को नाअहल किया गया और मजबूरी तौर पर 30 से ज़ायद कारकुनान समेत अफराद हैं जिनको सजाएं दी गई हैं। 10 साल कैद की सजाएं दी गई हैं और अक्रॉस द बोर्ड 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। किस पे क्या रोल एट्रीब्यूट किया गया था, हो सकता है किसी की ज़्यादा भी बनती हो, लेकिन जज साहब ने सबको एक ही छड़ी से हंका और 10-10 साल की कैदों की उन्होंने सजाएं दी हैं। इस फैसले के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। साथ ही साथ ये कौन सा बयान है जो फैसले की वजह बना, वो कल की मैंने व्लॉग में आपको बताया था। ज़रा उसका दोबारा नक्शा राजा साहब के सामने भी खींचेंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इस शफाफ ट्रायल का जिस अंदाज में भांडा फोड़ा है वो आपके सामने रखते हैं। पहले खबर से राय साहब तफसील से आगाह कर दें। मेरा ख्याल है लखपत जेल में भी आज फैसला सुनाया जाएगा सर, वो तो ज़ाहिर आएगा। अभी सरगोदा का पहले मेरा ख्याल है तफसील शेयर कर दें कि सरगोदा में 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने एहतजाज किया था और जिसके बारे में इन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने जो अस्करी तनसीबात हैं, सरकारी अमलाक है, उनको नुकसान पहुँचाया था और तोड़ फोड़ हुई थी वहाँ पे। पीटीआई की जो लीडरशिप है, राय साहब एक तो अहमद चट्टा है, दूसरे मलिक अहमद खान बचर जो पंजाब के अपोजिशन लीडर हैं, बिलाल इजाज एक बिलाल इजाज विरक। इन लोगों के ऊपर इनको जनाब इल्ज़ाम था कि इन्होंने उकसाया और ये लीड कर रहे थे और इन तमाम समेत तमाम अफराद को सजाएं सुना दी गई हैं और 10-10 साल कैद की सजाएं हैं, जिसके नतीजे में ये तीनों जो अरकान असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तीनों डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और मौके पर इनकी गिरफ्तारियां भी कर ली गई हैं। जितने भी कारकुनान वहाँ मौजूद है, क्योंकि सजा के वक्त मुजरिमान का वहाँ होना ज़रूरी होता है। ये खाली हुमायूं दिलावर साहब थे जिन्होंने इमरान खान का इंतजार नहीं किया था। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में अगर आप कहें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर उसके बाद तबसरा करते हैं। ये नाज़रीन, ये मामला असल में 9 मई 2023 को अलकादर ट्रस्ट केस में आपको याद होगा कि इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद मुल्क गिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया था और इस एहतजाज के नतीजे में लोगों पर केसेस बनाए गए थे और जिसमें जिना हाउस के हवाले से भी कहा जाता है कि जिना हाउस पर भी हमला किया गया। मियाँ वाली में, पेशावर में, आप कह सकते हैं कि मुल्क के चारों सूबों में ये किया गया था, एहतजाज हुआ था और जलाओ गिराओ की FIR भी काटी गई थी। इस दौरान लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 9 मई को मुस्लिम लीग नून के दफ्तर को जलाने के अलावा फौजी, सिविल और निजी तनसीबात को नजर आतश किया गया। सरकारी और निजी अमलाक को शदीद नुकसान पहुँचाया गया था, ये उनका कहना था। जबकि इस दौरान कम अज़ कम 8 अफराद जान से भी गए और 290 से ज़ायद ज़ख्मी भी हुए थे। मुजाहिरीन ने लाहौर में कोर कमांडर की राशका, जिस तरह मैंने कहा कि वहाँ पर भी सरगोदा का केस तो नहीं, सरगोदा ये लगा, इन केसेस पर जो मामलात थे ये सरगोदा में लगे थे। अब देखिए, मलिक अहमद बचर को जो सजा दी गई वो मियाँ वाली का वहाँ का उस पर ट्रायल हुआ जाकर सरगोदा में। मियाँ वाली के इशू जो हुआ था वहाँ पर उसे अहमद जो चट्टा साहब के जो हमद नासर चट्टा का बेटा है जो अहमद चट्टा, उस पर भी उसी का किसी और शहर का था, ये सरगोदा में वो सजाएं दी गई थी। और नाज़रीन, आपको ये एक और बात बताएं कि जिस तरह जुल्करनैन इकबाल साहब ने ये बताया आपको कि वो बयान किसके बयान के बाद, वो जुल्करनैन इकबाल साहब बताएंगे कि किसका बयान आया था जिसके बाद ये सजाओं का सिलसिला शुरू हुआ। मामला ये है कि ये हमने बहुत पहले, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने 4 माह के अंदर अंदर जो ट्रायल था उसको मुकम्मल करने की इंस्ट्रक्शन दी थी, हदायत दी थी, हुक्म जारी किया था, लेकिन एक चीज़ सामने आई थी कि एक ही तरह की FIR मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में काटी गई थी, एक ही इल्ज़ाम था और एक ही FIR थी। ये जो सरगोदा में सजाएं सुनाई गई, इसमें जो वकील थे उन्होंने अहमद चट्टा और बिलाल इजाज विरक के वाले से उन्होंने कहा जी कि जब ट्रायल हो रहा था तो मैंने उनके जब जज साहब के सामने ये बात रखी तो उन्होंने कहा जी कि ये 2 जो लोग हैं, अहमद चट्टा और जो बिलाल इजाज विरक है, इनकी हद तक आप कोई बात ना करें, ये तो मुकदमे में नामजदगी नहीं है, ये तो मुकदमे से खारिज है, हम इनको बरी कर देंगे, कोई बात ना करें। अच्छा, और जब फैसला आया तो वो तमाम लोगों को A to Z 30 लोग थे जिनको एक ही कलम से 10-10 साल सजा सुना दी गई। ये फैसला मेरे ख्याल में पता नहीं जज साहब ने
वो पढ़ा लिखा हुआ कहीं से आया, उन्होंने पढ़कर सुना दिया या खुद भी नहीं लिखा। यार कहीं ना कहीं किसी मुलजिम पर कुछ ना कुछ तो होता है यार, कि इसे ये कहा था, ये कहा था, एफआईआर में किसी और के नाम थे, बताए गए कोई और थे, तो एक ही छड़ी से सबको आंक दिया गया। नाज़रीन, ये कल जैसे मैंने आपको व्लॉग में तफसील से बताया था, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 49 है जो कोट लखपत जेल में पेश हुए थे। खालिद साहब जो स्पेशल ब्रांच के एहलकार हैं और स्टार विटनेस है, इनका बयान का वो हिस्सा जो लाहौर से हट के था, मैं आपको पढ़ के दोबारा सुना देता हूँ, जिस पर कल मैंने वीडियो भी की थी। वो कहते हैं कि फैसलाबाद के केस में मैंने मजमूई तौर पर 42 लोगों के नाम मैंने फैसलाबाद के हवाले से दिए थे और 15 नाम उन्होंने दिए थे सरगोदा के हवाले से, मतलब मियाँ वाली के, जिनका ट्रायल सरगोदा में हो रहा था, सरगोदा की अदालत में। उसमें वो कहते हैं कि अमजद अली खान नियाजी, मलिक अहमद खान बचन, अब्दुल रहमान उर्फ बबली, इन तीनों को इमरान खान साहब ने कहा, ये खालिद साहब जो बयान अपना अदालत में दिया उन्होंने, कहते हैं इमरान खान ने इन तीनों का कहा तुम क्योंकि मेरे शहर से हो तो मुझे उम्मीद है कि जब मेरी गिरफ्तारी होगी तुम लोग रियासत को एक शदीद झटका दोगे। ठीक है। आगे चल के गवाह साहब कहते हैं कि इस पर जो अब्दुल रहमान बबली साहब हैं उन्होंने कहा कि खान साहब हम आपको मायूस नहीं करेंगे और ISI के दफातर पे, थानों पे और एयरफोर्स के दफातर पे हम लोग हमले करेंगे और आग भी लगा देंगे उनको। ये उन्होंने ये बात कही। साथ ही साथ वो कहते हैं कि इस बयान का, ये जो मैंने गवाहों का नाम दिया, क्योंकि लाहौर में सारी मीटिंग्स हो रही थी, तो कहते हैं इस हवाले से मैंने लाहौर के जो तफ्तीशी अफसर हैं जो लाहौर में इस केस को डील कर रहे थे, जहाँ पे बैठ के साजिश मुबैना तैयार हो रही थी, कहते मैंने उसको ये बात बताई नहीं। उन्होंने डायरेक्ट अदालत में बयान किया और ना ही जो कोट लखपत जेल में चलने वाली अदालत है उसके अंदर इस बयान का उन्होंने जिक्र किया। तो ये स्पेसिफिकली एक बयान उन्होंने रखा हुआ था फैसलाबाद की अदालत के लिए, एक रखा हुआ था सरगोदा की जो ATC के लिए जिसमें मियाँ वाली के केसेस ट्रायल हुए, और तीसरा एक ही गवाह है उसी का बयान था वो सिर्फ तीनों के सर लिए। ये वो थे जिनके बारे में कहा जाता है कि जी वो मतलब छुप के मीटिंग में शरीक थे। यार मुझे ये बताएं, मेरी बात तो सुने ना। हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे ना जब लास्ट ईयर रमजान में एक केस की समाअत हो रही थी, यहाँ पर जो हमजा कैंप वाले 5 मुलजमान थे जी, जस्टिस जमाल मंदोखेल के सरबराही में एक बेंच उस केस की समाअत कर रहा था। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जब पूछा कि आपके पास गवाह कौन सा है, तो उन्होंने कहा, प्रोसिक्यूशन ने ये कहा था कि हमारे पास एक पुलिस हवलदार गवाह है। हाँ जी। उन्होंने कहा कि यार ये गवाह जो आपके पास है, अच्छा ये बताया गया कि जमान पार्क का गवाह है, वकूआ पिंडी में होता है और गवाह जमान पार्क का। ये अल्फाज जस्टिस जमाल मंदोखेल के मेरे नहीं है। बिल्कुल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उनसे पूछा कि जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनके पास से कोई रॉकेट लॉन्चर बरामद हुआ, कोई तोप बरामद हुई, कोई कैजुअलिटी हुई, कोई इंजरी हुई? उन्होंने कहा जी कोई नहीं। और सीसीटीवी फुटेज मांगी गई तो उन्होंने कहा जी कि सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं। मुझे यह बताएं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह कहा कि आप के कहने पर या एक हवलदार के कहने पर, मैं पुलिस हवलदार की बात कर रहा हूँ, उसके कहने पर हम साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार कह दे, गद्दार डिक्लेयर कर दे, ये नहीं हो सकता। मैं आज तक इस बात को समझ नहीं सका कि नाज़रीन आगे चलकर आपको बहुत अहम स्टोरीज से भी आगाह करेंगे कि इमरान खान की जेल मुंतकिली के हवाले से और दूसरा बैरिस्टर गोहर ने क्या कहा उस हवाले से भी। अच्छा, ये मैं आज तक इस बात को नहीं समझ सका जी। मैं जी उस अपने मुद्दे पर आता हूँ जुल्करनैन साहब, कि मुल्क भर में जो एहतजाज हुआ, यार ये पुलिस की सिर्फ गवाह क्यों पेश किए गए? कोई जमान पार्क में मेज के नीचे छुपा हुआ है, कोई किसी चक्री रोड पर एक बैठे हुए रेस्ट एरिया में रेस्टोरेंट में, कोई वहां टेबल के नीचे छुपा हुआ है। ये क्या सीन है सारा? मुझे याद आ रहा है यहाँ पर बात सुनिए, एक मिनट, इस गवाह की बात बताऊं आपको। इन्होंने अपने इनके गवाह खालिद साहब के ऊपर जो जरा हुई ना, उस जरा में उन्होंने ये बात कही कि उनसे पूछा गया कि जनाब आप जब वहाँ जमान पार्क में 7, 8 और 9 तारीख को वहाँ मौजूद थे, आपके पास इसका क्या सबूत है? वहाँ पर मौजूद जो पुलिस एहलकार थे जो ड्यूटी पे वहाँ मामूर थे ना पंजाब पुलिस की तरफ से, जो चेक करते थे किसको हमने अंदर जाने देना है, किसको अंदर नहीं जाने देना, उनमें से किसी एक ने भी इनकी वहाँ मौजूदगी की तस्दीक नहीं की थी, पहली बात। दूसरा, इनसे पूछा कि जी आपके जियो फेंसिंग वगैरह कोई है कि आप वहाँ पे मौजूद हों, तो आपका CDR कोई चीज़? उन्होंने कहा नहीं, मैं 7, 8 और 9 3 दिन वहाँ जाता रहूँ, मैं किस टाइम थाने से निकलता था, किस टाइम वापस आता था, मैंने कोई एंट्री नहीं की थाने में नामचे में ड्यूटी की और डायरी के अंदर। दूसरी बात, उन्होंने जो मैंने कल व्लॉग में भी ये बात बताई है, उसमें वो खालिद साहब ने कहा है कि मैं 3 दिन मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे पास नहीं था, वो मैं थाने के मर्र को दे के आता होता। अच्छा, अब वो मर्र के पास वो था ना, इनके पास कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग ना वीडियो, कहते ना मेरा किसी PTI वाले से रब्ता था, ना मैंने उनसे जान पहचान थी कोई कि वो मुझे अंदर ले जाते कुछ होता है।
तो मैं मीटिंग के अंदर अपनी मौजूदगी के एविडेंस पेश नहीं कर सकता कि जी मैं कैसे वहाँ गया था, तो क्यों कैसे गया था, या मुझे कौन लेके गया था। लेकिन फिर भी अकेले इन्हीं की गवाही को मोतबर मान के तो ये सारी सजाएं दी गई हैं। जुल्करनैन इकबाल साहब नाज़रीन जो बात कर रहे हैं, जब ये बात कर रहे थे तो मेरे जहन में 80 की दहाई जब जनरल ज़िया-उल हक का यहाँ मार्शल लॉ था वो गूंज रहा था, उस तारीख के औराक से कुछ चीज़ें गूंज रही थी। 80 की दहाई में भी यही सारा कुछ उस वक्त किया जा रहा था। ज़िया-उल हक साहब ने मार्शल लॉ लगाया और भुट्टो के सिपाही, उसको मारने वाले भुट्टो को, पीपल्स पार्टी को, उन थोक के हिसाब से लोगों को जेल में डाल दिया। इसी तरह के वो पुलिस एहलकार गवाह बनाए गए, सारा कुछ। लेकिन क्या वो भूल जाते हैं ये सरकारी लोग, आपने रिटायर होकर घर चले जाना है, जबकि सियासतदान जो लीडर होता है उसकी जो जड़ें होती है वो अवाम के अंदर होती है, वो कभी मरता नहीं। सियासतदान हमेशा जिंदा रहता है। आपने भुट्टो को मारा, भुट्टो को फांसी पर लटकाया, क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई। पीपल्स पार्टी आज भी राज कर रही है। तो ये मुशर्रफ ने क्या किया था? मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बाहर निकाला इक़्तिदार से, वो 10 साल टनटना उसका बजता रहा। उसके बाद क्या हुआ? अब तो वो दुनिया से चले गए। क्या हुआ जी जुल्करनैन साहब, मुझे बताइए। वो तो यहाँ पर आ भी नहीं सकता था। ये जो सरकारी एहलकार हैं जो आज टनटना बजा रहे हैं अपना, और जो कहते हैं कि हम ही सारा कुछ है, कल आपने भी चले जाना है। लेकिन सियासतदान का नजरिया बाकी रहता है, उसकी सोच बाकी रहती है। वो सोच जो लोगों के अंदर, लोगों को ज़हनों में वो डल चुकी है, लोगों के जीन में वो रच बस चुकी है, वो नजरिया वो कभी खत्म नहीं होता, वो बाकी रहेगा। एग्जैक्टली। अगली स्टोरी पे आते हैं नाज़रीन। इमरान खान साहब की अडयाला जेल से मुंतकिली का फैसला कर लिया गया है, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा ज़ेर तामीर रहने वाली जो इस्लामाबाद की जेल थी, जो H12 में 16 में सेक्टर H16-2 में ये जेल कायम की गई है। मॉडर्न जेल इसको कहा जा रहा है। 70 एकड़ से ज़्यादा हाँ जी, पेपर है। क्योंकि इमरान खान साहब कैदी तो इस्लामाबाद के हैं ना, इस्लामाबाद की अदालत के हैं, तो इस वजह से उनको पिंडी इस्लामाबाद में एक ही जेल है अडयाला, तो उसी के ऊपर सारा कंट्रोल है, वही सारे मामला डील होते हैं, हवालाती भी वहीं से आते हैं, कैदी भी वहीं से आते हैं। अब उनको उन समेत दीगर जो इस्लामाबाद के कैदी हैं, इस्लामाबाद की अदालतों के, इन सब को मुंतकिल किया जाएगा यहाँ पे H16-2 वाली इस्लामाबाद की मॉडर्न जेल के अंदर। और फिर यहाँ देखते हैं उनको कौन सा सेल मिलता है, कौन सा सेल उनको नहीं मिलता। और फिर जो रावलपिंडी मुलाकातों के लिए जाने वाला मामला है ये ख़त्म हो जाएगा। फिर जेल ट्रायल भी सारे इस्लामाबाद के अंदर हुआ करेंगे। लेकिन ये कुछ रोज कबल कोई शायद एक हफ्ता या हफ्ता 10 दिन कबल आपकी जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने इस जेल का दौरा किया था। ये जेल बताया जाता है कि जेल ऑलमोस्ट बन चुकी है, लेकिन वो इमरान खान साहब के हवाले से जो सेल था उसके लिए ख़ास तैयारी की गई। जिस तरह भुट्टो के सेल के लिए पहले तैयारी की गई थी, जब उन्हें कोट लखपत जेल से अडयाला लाया गया तो कर्नल रफ़ीउद्दीन की किताब आप पढ़ लें, 323 अयाम, भुट्टो के जो आखिरी 323 अयाम उनके साथ रहते हुए, उन्होंने कहा था, उन्होंने उस किताब में लिखा कि भुट्टो के सेल के लिए, भुट्टो के सेल की तैयारी के लिए एक पहले उसकी छत पर कोई लोहे की सख्त चीज़ रखी गई, उसके बाद एक और कंक्रीट डाला गया, उसके बाद फिर लोहा डाला गया, फिर उसके बाद कंक्रीट डाला गया, दीवारों में कोई ख़ास किस्म का मेटल यूज़ किया गया था। ये वो अपनी किताब में लिखते हैं ताकि कोई ख़तरा ना हो कि जी भुट्टो जेल तोड़कर फरार हो जाए। ये इस तरह वो सेल की तैयारी हो रही है इमरान खान साहब के हवाले से जो बनाया जा रहा है, और ये सारा कुछ उसी सिलसिले में है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जुल्करनैन साहब, बताया ये जाता है कि ये सेल जो है, ये अपने जेल जो इस्लामाबाद है ना, ये वज़ारत दाखिला की महतात होगी, ज़ाहिर है इस्लामाबाद और वज़ारत दाखिला के महतात होगी। हाँ, तो वज़ारत दाखिला किसके महतात है ये मुझे नहीं पता है। मोहसिन नकवी साहब के, मोहसिन नकवी साहब किसके महतात है? शहबाज हुकूमत के महतात है? मैं ये पूछ रहा हूँ, राना सनोल्ला से पूछ के बताऊंगा। अच्छा, राना सनोल्ला से पूछ कर बताना। आप फिर बखूबी समझ गए होंगे कि प्लान बड़ा लंबा है, मनसूबा बड़ा लंबा है, लेकिन बात वही है जो मुराद सईद ने रात को एक ट्वीट किया था कि ये सारे काम अल्लाह की ज़ात करती है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। एग्जैक्टली। अच्छा नाज़रीन, आज मुलाकातों का मामला है अडयाला जेल में, इस वक्त भी वो नाके लगे हुए वहाँ पे। वैसे गौर साहब ने नामों के वाले से जो बात की है, सर नामों के तो मुझे एक बात बताएं, सारों को सेनेट इलेक्शन पड़ी हुई है, सिर्फ एक काम की बात अलीमा खान ने की है। वो कहती है सारे अपने इनके लोग जेल जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, इनको सेनेट इलेक्शनों की टिकटों की और सीटों की पड़ी हुई है, और वाकई ना 5 अगस्त पे किसी का फोकस है अभी तक। ठीक है, आपस की लड़ाइयों में सारे पड़े हुए हैं।
दूसरा ये कि ना ही किसी को इस बात की फिक्र है। कल कंटेम्प्ट एक खान साहब की तरफ से दायर जरूर हुई है 2 अदालतों में, लेकिन कि खान साहब के वो उनके जो फैसल सुल्तान है उन्होंने जो 5-6 माह पहले उनका मुआयना किया था, बाद में अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि उनके मसल्स डाउन हो रहे हैं, वो उनका वजन, हाँ उनका वजन गिर रहा है, वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, उनकी फिजिकली वो वीक हो रहे हैं। यही उन्होंने कहा कि शायद गोल था जिसको टारगेट को अचीव करना था कि जो उनको कमज़ोर किया जाए फिजिकली भी मेंटली भी। तो ज़ाहिर है एक बंदा फिजिकली कमज़ोर हो जाए, मेंटली वो कितना मजबूत रह सकता है। तो ये कह रही हैं कि वो गोल अपना अचीव कर ही जा रहे हैं और ये सारे अपने इमरान खान के जो राना बिलाल इजाज हैं जिन्हें 10 साल सज़ा सुनाई गई है, उन्होंने सज़ा सुनाने के बाद उनका जो पहला बयान सामने आया है, उनका ये कहना है कि इमरान खान की मोहब्बत में 10 साल कैद व मुशक्क़त की सज़ा मुझे कबूल है, ये कोई सज़ा नहीं, और भी मिलती तो मुझे वो भी कबूल है। मैं उस नज़रिए के साथ खड़ा हूँ, उस पार्टी के साथ खड़ा हूँ, मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ, ये कोई बड़ी बात है। मुझे एक बात बताइए जी ज़ुल्करनैन इकबाल साहब, मुझे ये बात बताइए यार कि ये जो तेज़ी से सिलसिला जो जारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो लीडरान हैं, जो मेम्बरान हैं, उनको सजाएं देने का जो सिलसिला जारी है यार, अगर ये तो सिलसिला जारी है तो नून लीग की 2/3 बढ़ाने के हवाले से मुझे एक ये बात खटक रही है कि नून लीग की 2/3 अक्सियत बनाने उन्हें दिलवाने के हवाले से ये सारा कुछ किया जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? पीपल्स नाज़रीन, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, अब देखिए नून लीग को 2/3 अक्सियत मिलती है, ये सारे लोग नाहल होते हैं 80 के करीब, तो नून लीग या वो लोग आएंगे जो किसी और के आशीर्वाद से आएंगे, जिनकी कोई पार्टी नहीं होगी, या जिन्हें जहां एक सोटे के साथ हाँक कर भेजा जाएगा वो उसी तरफ जाएंगे। लेकिन फिर बात वही आकर ठहरती है कि सदारती होश जरदारी के जाने का वक्त जो है वो आन पहुंचा है। ये आप माने या ना माने, ये सारा कुछ इस सिलसिले में किया जा रहा है। नून लीग को 2/3 मिलेगी तो फिर जरदारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जरूरत ही नहीं रहेगी जो फॉर्म 47 की लाशुदा शलवारें पहनकर है शहबाज शरीफ को, फिर जरदारी को जाना पड़ेगा। सारा कुछ इस सिलसिले में किया जा रहा है यार, जरदारी को जाना पड़ेगा। गलत बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप मुझे जरा पीपल्स पार्टी और जेयूआई की सीटें अलग करें, ठीक है, तो नून लीग की मुझे अब 2/3 बना के दिखाएंगे। 2/3 सादा अक्सियत तो बन जाएगी ना, सादा अक्सियत बनेगी तो फिर उस सादा अक्सियत तो अभी भी सादा सेनेट में तीसरी नंबर पे है उन्हीं के पास। अब देखिए वो 27वीं तरमीम होगी, अमेंडमेंट होगी, आएगी, हो गई जी, तो फिर सादा अक्सर नून लीग के पास है। पीपल्स पार्टी जो मर्जी करते रहे, वो कहे हम नहीं करते को मत, इसको खतरा ही नहीं है भाई, वो कहे ठीक है जाओ जी तुसी जनाब बिस्मिल्लाह करके जाओ तुसी। पता नहीं मतलब मेरे सरदारी को जाना पड़ेगा भाई, बात वही है, हमारी सदारती उसके लिए दिल मचल रहा है भाई, हमने दुनिया से मिलना है तो फिर उसके लिए सब्र होना जरूरी है। वैसे मैं राय साहब की इस बात से एग्री नहीं करता, आप लोग करते हैं, नहीं कमेंट्स में बताइएगा। दीजिए हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।